फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। हमारी जो मेंस की जो आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है उसको हमने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है इस टाइम पे, जब तक कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और जो लोग भी जो है 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो सीरीज़ भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि आपका जो है अगर आप इसको प्रीलिम्स का दे रहे हैं तो आप जो है इसको भी देखते रहिए साथ में, लेकिन उसको जो है ज़रूर देखिए। तो इसको हम जो है देखेंगे। हमारा जो चैप्टर है, हमने इस इन्वायरमेंट की सीरीज़ के जो है 5 चैप्टर तक अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन्वायरमेंट के साथ साथ हम कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट करवा रहे हैं। ज्योग्राफी के साथ में आपका पॉलिटी के साथ हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री दोनों साथ ही में चल रहा है। और पॉलिटी चल रही है, ज्योग्राफी चल रही है, और ये कौन सा है, ये आपका इन्वायरमेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगा वो हम साइंस को भी जो है लेके आएंगे। इसी के साथ साथ हमारी जो स्पेक्ट्रम की और हमारी जो स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ चल रही है वो रेगुलर बेसिस पे चल रही है, जिसके हमने स्पेक्ट्रम की सीरीज़ के हमने 18 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं। फिर इस चैप्टर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आपके प्री में और 10 क्वेश्चन आपके मेंस में जो बन सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम उसको पूरा डिटेल में कवर करवाते हैं। तो आप जाके जो है हमारी प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो जो सीरीज़ है उसको हमने इस टाइम पे नहीं बंद किया है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो आपकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो है आप लोग उसको जो है जाके ज़रूर देखिए। और लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ चल रही है, लक्ष्मीकांत की सीरीज़ के हमने जो है 20 चैप्टर पूरा फुल कवर करवा दिया है। और जो 21 चैप्टर है जो कि हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए उसके जो है 5 या 6 लेक्चर पूरा में उसमें जो है 5 या 6 लेक्चर के फॉर्म में पूरा जो है कम्प्लीट होगा। इसलिए जो है हमने पार्लियामेंट का 1 पार्ट जो है अभी हमने कंप्लीट कराया है। जिस किसी ने नहीं देखा है हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज की जो सीरीज़ है इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का जो है चैप्टर 6 की बात करेंगे। जैव विविधता, उसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण हेतु बाह्य संरक्षण विधि है। तो कोई क्या है इसके अंतर्गत, इसको हम डिटेल में जो है कवर करेंगे। जैव विविधता संरक्षण विभिन्न तरीकों से जैव विविधता की सुरक्षा करता है। ये क्या करता है, ये विभिन्न तरीकों से जो है जैव विविधता की सुरक्षा करता है। इसके अंतर्गत एक विशिष्ट प्रजाति, पादप या जंतु की जनसंख्या को संरक्षण देने के साथ साथ एक दूसरे को परिरक्षित करना शामिल है। यद्यपि इसके अंतर्गत 2 विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। पहला क्या है, स्वस्थाने जिसे इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण जिसे एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। ये फैक्ट आपने जो है कई बार सुना होगा, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए पूरा डिटेल में इसको कवर कर रहे हैं। स्वस्थानीय मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आधार या पवित्र उपवन एवं झीलें इसके अंतर्गत आती हैं इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत। और जो बाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब एक्स सीटू जो कंजर्वेशन है उसके अंतर्गत बीज संग्रहण, जीन बैंक, ऊतक संवर्धन, चिड़ियाघर, वृक्ष उद्यान तथा जंतु उद्यान इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत जो है ए जो सही है, इसमें क्या है कि जैव विविधता संरक्षण हेतु बाह्य संरक्षण विधि कौन है, बीज संग्रहण ए इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे है बीज संग्रहण। अगर आप लोगों को ये याद होगा कि स्वस्थानीय इन सीटू कंजर्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, या जो बाह्य जो स्थानीय है मतलब जो एक्स सीटू में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आप इसको याद किए रहेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है। कौन सा है, कवक जो है, कवक इसके अंतर्गत आता है। कवक जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है। सभी आकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु हैं, जबकि शैवाल, कवक, बायोफ्राइट, आवृतबीजी, अनावृतबीजियों जैसे पादप कुल मिलाकर 22% हैं। जंतुओं में कीट सबसे अधिक जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक हैं। संसार में कवक जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, सरीसृप तथा स्तनधारियों में से अधिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। कौन सा है जैव विविधता का हॉटस्पॉट, ये हमारा है सुंदरवन। ये इसके अंतर्गत आता है भारत म्यांमार क्षेत्र, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत
भारत म्यांमार क्षेत्र आता है, हिमालय, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। अब आप इनको तीनों को जो आप चारों को याद किए रहेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन सा है? भारत के कुल 4 जैविकता हॉटस्पॉट में से एक भारत म्यांमार क्षेत्र है, दूसरा है हिमालय, तीसरा है सुंडालैंड, चौथा है पश्चिमी घाट और अन्य 3 हॉटस्पॉट हैं। भारत म्यांमार क्षेत्र के अंतर्गत ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल किया जाता है। भारत के पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हैं। उल्लेखनीय है कि हॉटस्पॉट की संकल्पना सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉटस्पॉट की जो संकल्पना है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह नॉर्मन मायर्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संवेदी स्थल में हॉटस्पॉट जो प्रजातिगत समृद्धता, स्थानिकता और संकट अनुभूति के आधार पर पहचाना जाता है। विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ये पृथ्वी की भू सतह के केवल 2.5% हिस्से तक फैले हुए हैं, किंतु ये स्थानिकता के रूप में विश्व की पादप प्रजातियों स्थानिकता के रूप में विश्व की पादप प्रजातियों के आधे से अधिक भाग का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए उनके क्रम के अनुसार। इनका जो है हमें क्या याद करना है? इनका हमें ईयर याद करना है। तो ये आपका जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्या है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972, प्रोजेक्ट टाइगर है 1973, प्रोजेक्ट हाथी है 1992, जैव विविधता जो है अधिनियम कौन सा है? ये है आपका 2002। ये हम जो है पहला क्या याद करेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972। प्रोजेक्ट टाइगर को जो है बताया इसकी ईयर क्या है? 1973 है। तो इससे पहले आपको जो है याद करना है 1972 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी है 1992 और जैव विविधता अधिनियम कौन सा है? 2002। नेक्स्ट हम देखेंगे मानस जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो यह असम में अवस्थित है। मानस जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व भारत के असम राज्य में भूटान हिमालय की पहाड़ियों के नीचे स्थित है। यह अद्वितीय जैव विविधता और परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य यूनेस्को के द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। यह पार्क अपने दुर्लभ एवं लुप्तप्राय स्थानिक वन्य जीव के लिए जाना जाता है। इसे जैसे कि गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉन्ग, जंगली भैंसे, एक सींग वाला गैंडा यहाँ पे मिलता है। तो आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि ये जो है जंगली भैंसा या एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे मिलता है? तो ये आपको कहाँ मिलता है? ये मिलता है मानस में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर जो सम्मेलन है यह एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराती है। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान रामसर में दुनिया के नमून के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2022 की आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपुल्स एंड नेचर है। नेक्स्ट क्या है? भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में पर्यावरण सुरक्षा जो अधिनियम है ये आपका पारित किया गया है 1986 में। कब पारित किया गया है? हमने इसके पहले क्या देखा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को देखा था, वो आपका कौन सी डेट थी? 1972 था। फिर प्रोजेक्ट टाइगर की बात की। प्रोजेक्ट टाइगर आपका था 1973 में। और आपका जो है प्रोजेक्ट हाथी था, प्रोजेक्ट हाथी किससे संबंधित था? वह था 1991 में। 1991 प्रोजेक्ट हाथी संबंधित था उससे। तो ये इस तरह से जो है आप एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए सारी चीज़ों को जो है याद कर सकते हैं। ये हमने क्या देखा? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम क्या है? और जैव विविधता जो अधिनियम देखा था वो आपका था 2002। भारत में जो है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1986 में पारित किया गया था। जब भी ईयर को याद कर रहे हैं तो आप जो उसके पहले जो आपने ईयर देखे हैं आप उसको भी एक बार याद करने की कोशिश करिए। उससे जो है क्या होता है आपको जो मेमोराइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया।
कब पारित किया गया? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया। भारत में वन्य सुरक्षा अधिनियम 1980 में और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972 में। उसके बाद में क्या आया? उसके बाद में आपका आया वन सुरक्षा अधिनियम 1980 में। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम में क्या है, जो 1986 के अंतर्गत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कथन है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण है कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। कथन क्या है कि उष्णकटिबंधीय देशों में जो तितलियां हैं, जो तितलियों की प्रजातियां हैं, वह सर्वाधिक पाई जाती हैं। और कारण है कि तितलियां जो हैं वो कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो इसके अंतर्गत कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं क्योंकि ये कम तापमान में अपने जीवन को वो जीवित नहीं रह पाती हैं। वास्तव में तितलियां अनियततापी कोल्ड ब्लडेड होती हैं। इसके अनुकूल उष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। तितलियों की सर्वाधिक संख्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें क्या है? भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ये आपका जो है फैक्ट गलत है, क्योंकि जो वृद्धि नहीं, इसमें जो है जाति विविधता वृद्धि की जगह कमी देखने को मिलती है। तो इसमें हम जो है देखेंगे कि जाति जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता वृद्धि होती है, गलत है। विश्वतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा उच्च तापमान की दशाओं में सघन ऊंचे विश्व के सबसे विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले वन पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? विश्वतीय प्रदेशों व उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा होती है, उच्च तापमान होता है। इसकी दशाओं के कारण ही यहाँ पे सघन ऊंचे और विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले वन पाए जाते हैं। इसलिए ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर जैव विविधता में क्रमशः वृद्धि हो जाती है। ध्रुवों से जो है विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो इसमें जो है जैव विविधता में वृद्धि देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता क्या कहलाती है? झीलों में जो पोषक तत्व ज़्यादा हो जाते हैं उनकी जो प्रचुरता है वो क्या कहलाती है? वो आपको कहलाती है यूट्रिफिकेशन। झीलों में पोषक तत्वों की जो प्रचुरता है उसे हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। यूट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें क्या है? यूट्रिफिकेशन जो है, इसे सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पोषण पौधे तथा शैवाल का विकास होता है। इसके अलावा जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति कानून के केंद्र की स्थापना की है। किसके साथ मिलकर? चेन्नई के साथ मिलकर। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई में की है। यह केंद्र जैव विविधता नीतियों और कानून पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो जैव विविधता के मुद्दों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने के बाद कार्यान्वयन की जरूरतों को पूरा करते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय चेन्नई में अवस्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो कि हमने इसके पहले भी देखा कि राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये आपका चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इसकी स्थापना 2003 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? तो किसमें? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और कोरल रीफ में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कोरल रीफ दोनों ही प्रजाति विविधता से भरपूर होते हैं। कोरल रीफ को सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, अगर यह आपसे पूछा जाता है कि सामुद्रिक वर्षा वन किसे कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है कोरल रीफ को। उष्णकटिबंधीय वर्षा का जो विस्तार 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय जो वर्षा जो वन है उनका विस्तार कहाँ पाया जाता है? यह 10 डिग्री जो है उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। विषुवत रेखीय जलवायु होने के कारण यह क्षेत्र पादप व अन्य प्रजातियों के विकास के
अनुकूलतम दशाओं से युक्त है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस और विश्व जैव विविधता अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? 2002 को। आप इसी तरह इंटरलिंक करते हुए सारी चीज़ों को एक करके याद कर सकते हैं। बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि उसको जो है कोई भी चीज़ याद करने से एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए आपको इजली याद हो जाती है और हमेशा के लिए जो है याद हो जाती, जल्दी भूलेगा नहीं। जैव विविधता से तात्पर्य क्या होता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू जी जो है रोजन के द्वारा 1985 में किया गया था। जैव विविधता के मुद्दों के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? यह स्थित है जामनगर में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर में स्थित है। यह केंद्र तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोड में स्थापित देश का पहला शोध संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं एवं पादपों की बहुलता को जो है मतलब आप ये जो है आप देख सकते हैं कि अगर मेंस में भी आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, उसके बाद में फिर जो है आगे जो क्वेश्चन जो है उसको बढ़ा के जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसमें आप जब बायोडाइवर्सिटी की बात आती है तो आप बायोडाइवर्सिटी का जो है आप इंट्रो में बायोडाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं एवं पादपों की जो बहुलता होती है उसे हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में वॉल्टर जी रोजेन ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र के निर्वहन का आधारभूत कारण जो है जैव विविधता ही है। तो ये फैक्ट जो है आप इसीलिए आप इससे समझ सकते हैं कि जो आपकी प्री की और मेंस की जो तैयारी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप सोचिए कि हम पहले प्री की तैयारी कर लेंगे, उसके बाद में मेंस की तैयारी करेंगे। अगर इससे आपने प्री निकाल भी लिया ना तो आपका मेंस नहीं निकलने वाला है। इसलिए प्री और मेंस की तैयारी एक साथ ही में जो है की जाती है। और जिस किसी ने भी हमारी मेंस की सीरीज़ नहीं देखी है, हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सारे जो है क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट करंट से जो अपडेट करते हुए वहाँ पे दिए हुए हैं। और वो जो सीरीज़ है हमने इस टाइम पे थोड़ा सा उस पर ब्रेक कर दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। जैसे ही हम आपका जो है एग्ज़ाम हो जाता है प्री का तो हम उस वाली सीरीज़ को फिर से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि लोग जो है हमसे प्री के बारे में बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि प्री की क्लास लेके आइए, इसलिए हमने इसको जो है स्टार्ट किया है। और जैसे आपका जो है प्री की क्लास कंप्लीट होता है हम फिर से जो है मेंस का स्टार्ट कर देंगे। जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा। जैव विविधता किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की विस्तार सीमा को दर्शाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में, केरल स्थित शांत घाटी। अब आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? शांत घाटी जो मैचिंग अगर पूछा जाता है तो आपका वो केरल में स्थित है। यहाँ पे जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। केरल के पलक्कड़ जिले में यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। कहाँ का? केरल के पलक्कड़ जिले में यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, फूलों की घाटी उत्तराखंड एवं सुरमा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? डेड डाटा बुक का संबंध किससे है? डेड डाटा बुक का संबंध किससे है? यह विलुप्त संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से होता है। डेड डाटा बुक संकटग्रस्त जो पादप होते हैं, पादप एवं जंतुओं आदि से संबंधित है। इस सूची को जारी करता है। किसी प्रजाति को विलुप्त उस दिशा में माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से न देखी गई हो। मतलब क्या देखा हमने कि ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सी जो कब जो है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाएगा, कितने वर्ष में जो है ना देखी गई हो। आपको ऑप्शन में दिया होगा 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष। अगर आपको सही से नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसलिए यहाँ कितना दिया हुआ है? 15 ईयर्स से जो है ना देखी गई हो प्राकृतिक आवास में। नेक्स्ट हम देखेंगे जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। साधारण शब्दों में जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है। इसका संबंध पौधे के प्रकारों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों से है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग डब्ल्यू जी रोजन ने 1985 में किया था।
जैव विविधता की अधिकतम संकट प्राकृतिक निवास वनस्पतियों के विनाश से है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण स्तर, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से विभिन्न प्रजातियों के आवास नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है कहाँ पे? ये फूलों की घाटी में पाया जाता है। फूलों की घाटी, शांत घाटी हमने कहाँ देखा था? ये केरल के पलक्कड़ जिले में पश्चिमी घाट का जो है हिस्सा है। और जो है ये हमने क्या देखा है कि जो ये क्या कहते हैं, फूलों की जो घाटी है, फूलों की घाटी कहाँ का है? फूलों घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प था, किंतु फूलों की घाटी उत्तराखंड में चले जाने के उपरांत उत्तर प्रदेश में पलाश के पुष्प को अपना राजकीय पुष्प घोषित किया। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि फूलों की जो है घाटी जो है, फूलों की घाटी के अंतर्गत जो है जो ब्रह्म कमल नाम का जो पुष्प है वो ब्रह्म कमल नाम का जो पुष्प है वो पहले जो है क्या था, वो हमारा जो है राजकीय पुष्प था। चूँकि उत्तराखंड अलग हो गया, इसके कारण से जो है हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प जो हो गया वो पलाश हो गया है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पलाश से पहले जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा था? तो वो क्या था? ब्रह्म कमल था। कहाँ पे स्थित था? यह जो है फूलों की घाटी पिथौरागढ़ में, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। इस पुष्प के अर्क से औषधि गुण युक्त तेल भी बनाए जाते हैं, जिसका प्रयोग विभिन्न शारीरिक बीमारियों में किया जाता है। आपने ब्रह्म कमल के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प था। कुछ लोगों को पता होगा, कोई ज़रूरी भी नहीं है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सभी सुंदरवन के बाग हैं। अच्छे तैराक, नरभक्षी, मछली, जल जीव भोजक, भोजी उपयुक्त सभी। सुंदरवन के सभी बाघ अच्छे तैराक, नरभक्षी, मछली एवं जल जीव भोजी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया। कौन सा? जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020 में संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया। ध्यातव्य है कि इस वर्ष 2021 से 2030 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी आर्द्रभूमि किस स्टेट में स्थित है। भितरकनिका कहाँ पे स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। संथानम कोटा झील कहाँ पे स्थित है? यह केरल में स्थित है। कांजली स्थित है पंजाब में। दीपोर द्वीप स्थित है असम में। फिर से देखेंगे, भितरकनिका उड़ीसा, संथानम कोटा स्थित है। संथानम कोटा कहाँ है? केरल में स्थित है। कांजली स्थित है पंजाब में। दीपोर बिल स्थित है कहाँ पे? असम में। संथानम कोटा कहाँ पे है? संथानम कोटा आपका केरल में है। कांजली है पंजाब में। दीपोर बिल है असम में। फिर राष्ट्रीय पार्क और उनकी अवस्थिति को हम देखेंगे। इंद्रावती कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ स्टेट के जो है दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हेमिस है लद्दाख में। बेतला है आपका पलामू झारखंड में। और नेउरा घाटी कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। इंद्रावती हमने कहाँ देखा था? ये छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में है। हेमिस कहाँ पे है? हेमिस है लद्दाख में। बेतला कहाँ पे है? ये झारखंड के पलामू में है। नेउरा घाटी कहाँ पे है? यह पश्चिम बंगाल के जो है दार्जिलिंग में है। इसके पहले हमने आपका जो है क्या देखा था? संथानम कोटा कहाँ पे है? यह किससे संबंधित आर्द्रभूमि है? यह केरल से संबंधित है। और कांजली हमने देखा था पंजाब से है। और एक और क्या था? भितरकनिका आपका कहाँ था? उड़ीसा से था। और जो है देवोर बिल कहाँ पे था? ये आपका असम से संबंधित था। इसी तरह हमने इंद्रावती कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा। हेमिस है लद्दाख में। बेतला कहाँ पे है? झारखंड का पलामू में है। नेउरा घाटी है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग में। नेक्स्ट हम देखेंगे जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसको हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का क्या है? नामदफा। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। कंचनजंगा जम्मू कश्मीर में है। सालिम अली सिटी फॉरेस्ट। हेमिस दाचिगम। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा जो है नामदफा मौलिंग कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा और मौलिंग है अरुणाचल प्रदेश में।
सिक्किम में जो है कंचनजंगा है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? सलीम अली, हेमिस और क्या है? डचीगम है। सलीम अली, हेमिस और डचीगम। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मौलिंग है। सिक्किम में है कंचनजंगा और दूसरा क्या है? जम्मू कश्मीर में है सलीम अली, हेमिस और डचीगम। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैसें एवं उनका प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर इफेक्ट। इसको हम जो है कल की क्लास में कवर करेंगे। आप लोगों को जो हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है फिल्म्स की कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी बच्चे आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप अभी से जो है मेंस की जो सीरीज़ चल रही है वो भी देखते रहें, और जिनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अभी है तो वो अपना सारा फोकस जो है फिल्म्स पे ही करते रहें। उसके बाद में आप मेंस की सीरीज़ फिर से स्टार्ट करिएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम की जो सीरीज़ चल रही है उसको आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए ना केवल जो है मेंस के लिए बल्कि आपकी फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर चैप्टर से रिलेटेड हम 20 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के और 10 क्वेश्चन मेंस के पूरा डिटेल में कवर करवाते हैं। तो इसमें आपकी जो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ है उसमें हमने 20 चैप्टर जो है फुल कवर कर लिया है, और 21 चैप्टर जो कि आपका पार्लियामेंट है, जो कि काफ़ी जो है डिटेल में चैप्टर है। लक्ष्मीकांत की जो है बुक का सबसे बड़ा चैप्टर पार्लियामेंट है, उसको हम पाँच से 6 जो है पार्ट में डिवाइड करके उसको हम पूरा कवर कराएंगे। इसलिए जो है अभी एक पार्ट हमने उसका कंप्लीट करा दिया है। जिस किसी ने भी नहीं देखा है हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। इससे आपका फ़ायदा क्या रहेगा? आपका फ़ायदा ये रहेगा, जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सीरीज़ है, क्योंकि उसमें आपको एक एक पॉइंट जो है सारा जो है कवर हो रहा है। और उससे अगर आपका जो है आपने पूरा चैप्टर अगर कंप्लीट कर लिया और चैप्टर के बाद आपने जो प्रीलिम्स के और मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपका जो है क्वेश्चन अगर आप प्री में आता है या मेंस में आता है तो आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए आप लोग उस सीरीज़ पे जो है ज़रूर ध्यान दीजिए। और जो हमारी स्पेक्ट्रम की सीरीज़ चल रही है उसमें हमने 18 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 19 चैप्टर आज जो है 19 चैप्टर की सीरीज़ लेके आएंगे, आज कंप्लीट करेंगे। जिस किसी ने नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको पूरा देख सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एटहोम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिस किसी को हमारी मेंस की जो सीरीज़ है, ये हमारी स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ है उसका पीडीएफ चाहिए, वो हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या आई के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। और हमारे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है। और जो भी लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। थैंक यू।